एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना वांग जी विंग को कहा था वो प्रेग्नेंट है। तो चलिए आगे का स्टोरी हम शुरू करते हैं। वांग जी की बात सुन के विंग रोने लगा और विंग को रोते हुए देख के वांग जी डर गया। वांग जी डरते हुए कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें दर्द हो रही है या फिर तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो रही है? विंग कुछ ना कहते हुए वो वांग जी को हग कर लेता है टाइटली। विंग अभी भी रो रहा था और वांग जी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वांग जी फिर से पूछता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कहीं पर अगर दर्द हो रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो विंग कहता है, नहीं वांग जी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं रो रही हूँ, मुझे रोना आ रही है मुझे खुशी से, और मैं कंफ्यूज भी हूँ। वांग जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो लड़का हूँ ना। तब वांग जी विंग की बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, शायद ये हमारी गिफ्ट है गॉड की तरफ से। तब वांग जी और विंग दोनों ही एक साथ हंसने लगे और तभी विंग के सारे दोस्त विंग को बधाई देते हुए वो रूम के अंदर आ जाता है। और विंग अपनी सारी दोस्त को इतना खुश देखकर विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली उनके सारे दोस्त उसे हेट नहीं कर रहा, उसे सपोर्ट कर रही है। और एक लड़के का प्रेग्नेंट होना ये नॉर्मल भी बात नहीं है। विंग वांग जी विंग के सारे दोस्त वैनकिंग सारे लोग इतना ज़्यादा खुश था कि सबके फेस पर एक स्माइल था। पर तभी विंग को अपनी मॉम डैड की याद आ गया और मन ही मन वो उदास हो गया। कुछ देर बाद हम दिखाते हैं विंग हॉस्पिटल से अपने घर आ गया था। उसके घर नहीं, डायरेक्ट वांग जी के घर। इतना बड़ा घर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, क्योंकि विंग को पता था कि वांग जी एक छोटा सा नौकरी करता है, तो फिर इतना बड़ा घर कैसे? फिर सोचा मेहनत करके एक घर बनाया होगा। एंड वांग जी विंग को अपनी मेंशन पर ग्रैंड वेलकम के साथ उसे अंदर लेकर आता है। वांग जी विंग को बिल्कुल अपना बेडरूम में लेकर चला गया। वांग जी के बेडरूम को देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि बेडरूम बहुत ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। विंग वांग जी को पूछता है, क्या हम दोनों यहाँ पे रहेंगे, मतलब यहाँ पर रहने वाले हैं? तो वांग जी कहते हैं, हाँ विंग, आज से हम यहाँ रहने वाले हैं और आज से ये हम दोनों का घर है। तो विंग कहता है, घर पर मेरा बहुत सारा सामान है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, उन सब का क्या होगा? तब वांग जी कहता है, वो सारा सामान मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सब कुछ यहाँ पर लेकर आऊँगा। देखते देखते कुछ और दिन बीत गया था और इन कुछ दिनों में विंग के सारे फ्रेंड लगभग हर रोज़ ही विंग से मिलने आया करता था। अब इसे विंग के बच्चे के लिए विंग के सारे फ्रेंड उनके लिए सामान खरीद रहा था, वो छोटा सा बेबी के लिए, क्योंकि विंग के सारे फ्रेंड इतना ज़्यादा खुश था कि वो बता नहीं सकता। और विंग को अपनी सारी दोस्तों पर हंसी आ रहा था ऐसी हरकत को देख के, क्योंकि जब भी वो लोग आता है एक साथ आता है एंड विंग के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। विंग तो अपने में ही परेशान है, जो किसी को वो बता नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता उसकी फैमिली के बारे में, इसलिए वो किसी को भी वो बात नहीं बोल पा रहा था, बस खुद ही परेशान हो रहा था। और ऊपर से वांग जी तो विंग को घर से निकलने भी नहीं देता। विंग को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी फैमिली में कैसे कांटेक्ट करे। सीन को स्किप करके हम कुछ दिन बाद दिखाते हैं चाइना एयरपोर्ट पर अभी अभी एक इंसान लॉन्च किया है एंड वो लिटरली दौड़ते हुए वो बाहर निकल रहा था। एंड जैसे भी वो एयरपोर्ट से बाहर निकला एंड देखा कि उसके लिए उसकी बहुत सारा बॉडीगार्ड इंतज़ार कर रही है। एंड उसको देखते हुए और एक इंसान उसकी तरफ आते हुए बोला, जियांग चैंग। एंड जियांग चैंग उस इंसान की तरफ गुस्से से आते हुए बोला, हुआइसंग, तुम आखिरकार क्या कर रही हो? एक हफ्ता हो गया और तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ भी आता पता नहीं है। हुआइसंग जो एक डिटेक्टिव है और वो जियांग फैमिली के लिए वो पर्सनली काम करते हैं, वो जियांग चैंग को शांत करते हुए बोला, हम कोशिश तो कर रहे हैं। जियांग चैंग फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, ऐसे कैसे एक इंसान हवा की तरह गायब हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो हवा की तरह उड़ के कहीं पर चला गया और हमें दिखाई नहीं दे रहा, या फिर जमीन उसे निगल लिया कि इंसान तुम लोगों की आंखों के सामने से गायब हो गया और तुम लोगों ने उसका पता भी नहीं निकाल पाए। जियांग को इतना गुस्सा आ रहा था। जियांग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो अपनी कार पर एक हाथ मारा और वो अपनी गहरे सांसों को लिया और अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। जियांग जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और पूछता है, ये सब छोड़ो, वैसे बताओ मेरे घर वाला कैसा है? तभी निहोइसंग अपनी सर को नीचे कर लेता है। निहोइसंग के सर को नीचे कर लेने से जियांग और भी परेशान होते हुए पूछता है, निहोइसंग बताओ मेरे घर वाले कैसा है, वो सब ठीक तो है ना? तभी निहोइसंग कहता है, अंकल आजकल बहुत परेशान रहता है विंग की वजह से, और आंटी उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा पर समझ में नहीं आ रहा, वो आजकल काफ़ी शांत रहता है, शायद ये सब विंग की गायब होने की वजह से।
और सीजे। जियानचन कहता सीजे। नियोसन ऐसे कह के चुप हो गया था, जिसकी वजह से जियानचन और भी परेशान हो जाता है। जियानचन कहता है सीजे, सीजे को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। पर फिर भी नियोसन को कोई हिम्मत नहीं मिल रहा था कि वो कुछ बताए, और ये देख के जियानचन को और भी गुस्सा आता है। जियानचन गुस्से में वो निहोसन की कॉलर को खींचते हुए कहता है, बताओ निहोसन, सीजे को क्या हुआ। निहोसन कहता है, दरअसल सीजे को जब ये न्यूज़ मिला कि विंग गायब है, वो फिर से। तब जियानचन वो निहोसन का कॉलर छोड़ देता है। तभी जियानचन की आंखें नम हो जाता है और निहोसन को समझ में आ रहा था कि जियानचन के अंदर कितना बड़ा तूफान चल रही है। उसकी फैमिली अभी से ही हालत पर नहीं है, उसकी फैमिली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जियानचन की जो गुस्सा है वो भी शायद निहोसन समझ सकता था, इसलिए निहोसन जियानचन को दिलासा देते हुए कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो। ऐसा बोल के निहोसन जियानचन को हक कर लेता है। कुछ टाइम ऐसे ही निहोसन जियानचन को संभालता है। जियानचन निहोसन को हक किया हुआ था और वो रोते हुए वो धीमी वॉइस में कहता है, निहोसन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा बहुत बड़ा कुछ हादसा ना हो जाए जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को संभाल ना पाऊँ। निहोसन जियानचन को तसल्ली देते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हारी फैमिली को, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा बोलकर निहोसन जियानचन को कार पर बिठाता है और वो घर के लिए निकल पड़ता है। निहोसन ड्राइव कर रहा था और जियानचन वो पीछे की सीट में बैठा हुआ था। अभी भी जियानचन कार पर वो परेशान होकर बैठा हुआ था और निहोसन वो देख पा रहा था। निहोसन जियानचन को कहता है, जियानचन मैंने पूरा फोर्स को लगा दिया है, विंग का कुछ ना कुछ खबर मिल जाएगा, तुम इतना टेंशन मत लो। जियानचन कहता है, टेंशन, मैं टेंशन क्यों ना लूँ। विंग जब फर्स्ट टाइम किडनैप हुआ था वो 5 साल की एज में हुआ था, उसे ढूंढने में 3 महीने लग गया। फिर विंग 7 साल पहले किडनैप हुआ और उसे ढूंढने में 6 महीने लग गया। आखिर मेरे भाई कहाँ मिला, एक हॉस्पिटल पर। ये सब कौन कर रही है मुझे नहीं पता, और फिर से वो किडनैप हो चुका है। और हमें विंग मिला तो किस हालत पर मिला, वो कोमा में था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आखिर उसके भाई ने ऐसा क्या काम किया होगा जिसकी वजह से उसके इतने सारे दुश्मन हैं। सब उसके भाई के पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो है, उसकी बहन भी है, उन लोगों के साथ तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आता कि इतनी सारी बातें करते हुए वो लोग घर में पहुंच जाता है। जियानचन वो जल्दी से कार से बाहर आके वो दौड़ते हुए वो अपनी घर के अंदर जाता है। जब घर के अंदर जाता है वो देखता है कि उसके डैड सोफे पर बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये देख के जियानचन धीरे से कदमों के साथ वो अपने डैड के पास जाता है और उसकी सामने घुटने टेक के बैठ जाता है, क्योंकि उसके डैड सच में बहुत ज़्यादा अपसेट था, वो भी विंग की वजह से। जियानचन धीमी सी वॉइस में कहता है, डैड। तब मिस्टर साव वो अपनी आंखें को ऊपर करता है और उसके सामने जो नज़र आता है वो था उसका बेटा जियानचन। वो थोड़ा बहुत इमोशन हो जाता है, वो उठ के खड़ा होकर वो जियानचन के साथ गले मिलते हैं। तब जियानचन अपनी डैड को समझाते हुए कहता है, डैड मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब मैं आ चुका हूँ। जियानचन अपनी पापा को थोड़ा सा दिलासा देता है कि आसियान को कुछ नहीं होगा और वो आसियान को ढूंढ लेगा। जियानचन की बात से मिस्टर साव को थोड़ा बहुत हिम्मत मिलता है कि आप जियानचन आ चुका, शायद विंग बहुत जल्दी मिल जाएगा। तभी जियानचन कहता है, डैड मॉम और सीजे कहाँ हैं। तभी मिस्टर साव कहता है, वो दोनों ऊपर है। जियानचन ऊपर जाने से पहले वो निहोसन को कहता है, निहोसन मैं थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ और मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना भी है। ऐसा बोल के जियानचन जब ऊपर जाता है जाकर देखता है कि उसकी सीजे बेड पर लेटा हुआ है, वो बेहोश पड़ा है और उसके सामने उसकी माँ बैठा हुआ है अपनी बेटी को संभालते हुए। दरअसल जियान अली वो बेहोश इसलिए पड़ा था क्योंकि उसे इंजेक्शन की मदद से उसे ऐसा सुलाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जियान अली होश पर आता है उसे दौड़ा पड़ता है। जैसे वो होश में आने लगता है वो विंग के नाम लेके चिल्लाने लगता है, क्योंकि विंग से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और जब से विंग लापता है और उसके घर वाले को कुछ खबर नहीं मिला था, तब से जियानचन वो ऐसी हरकत कर रही है। और उस रूम में डॉक्टर भी था जो जियान अली का खास ख्याल रख रहा, क्योंकि जियान अली 5 महीने का प्रेग्नेंट था और उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मिस जियांग अपनी छोटे बेटे को देखकर अपने पास बुलाया। जियांग चंग वो अपनी सीजे के पास बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू था। और जियानचन अपनी बहन की हालत को देख के जियानचन अपनी डीप वॉइस को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी माँ से पूछता है, मॉम वो कौन है, आखिर वो लोग कौन है जो हमेशा गगा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, और इतनी सालों में हम लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे। हमारे पास इतनी पावर होने के बाद भी हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे, तो इस पावर का क्या फ़ायदा। तभी मिसेस जियांग वो उठ के बाहर की तरफ जाते हुए बोला,
तुम चिंता मत करो, तुम बस अपनी बहन की ख्याल रखो। एंड फिर मिस जियांग मतलब यू जियान बाहर गए एंड रूम को बंद कर दिया। एंड वो डोर के सामने खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। मिसेस जियांग धीरे धीरे वो नीचे बैठ गया। जो इंसान अभी तक वो खुद को हार्टलेस पर्सन और बहुत स्ट्रांग दिखा रहा था, वो एक ही पलके में, एक ही झटके में वो घुटनों टेक के बैठ गया था और वो रोने लगा। मिस जियांग रोते हुए वो जोर जोर से अपनी हाथ मारने लगा फ्लोर पर, और ऐसे ही रोते रोते वो अचानक शांत हो गया। पर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दिख रहा था। वो गुस्सा और नफरत किसी इंसान के लिए था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी गुस्सा और नफरत किसी इंसान के ऊपर पड़ा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तब मिस जियांग उठ के खड़ा हुआ और वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरा सब्र का बहुत इंतहा ले लिया है। वी क्यू फे, मैं तुम्हारा जीते जी नरक का दर्शन करा दूंगा। जैसे तुम्हारे भाई मौत के लिए हर रोज भीख मांगते हैं, तुम भी ऐसे ही भीख मांगते रहोगे। एंड वो हॉल रूम से होते हुए बाहर की तरफ जाते हुए वो अपनी हस्बैंड की तरफ देखा और बोला, मेरे पीछे मत आना। मिस जियांग अपनी वाइफ को इतना साल बाद इतने गुस्से में देखा। वो डर गया क्योंकि उनको पता है उनकी वाइफ अगर इस रूप में आ गया है तो किसी की समझ आने वाली है। मिस जियांग बहुत देर तक डाइव किया एंड जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल था, और इस महल को देख के लग रहा था कि इस महल पे सालों से कोई नहीं आया था और यहाँ कोई रहता भी नहीं होगा। ये जगह बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। मिस जियांग कार से बाहर निकल के अंदर की तरफ जाते हुए वो व्हिस्टल बजाने लगा। एंड इस व्हिस्टल की आवाज़ को सुनकर हम हॉल के अंदर के कुछ रूम को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों को बांध के रखा है। वो लोग जब इस व्हिस्टल की आवाज़ को सुनता है वो डर के कांपने लगता है। लोग जोर जोर से चिल्लाता है, बोलता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया था मैं उसके लिए माफ़ी मांगता। मिस जियांग वहाँ पर जो जेल था उसी जेल में से किसी एक जेल के सामने आकर, मतलब डोर के सामने आके खड़ा हो गया और डोर को ओपन करके वो अंदर चला गया। जेल के अंदर जाके वो चेयर पर बैठ गया और बैठने के साथ साथ ही मिस जियांग के सामने कुछ गार्ड आके वो घुटने टेक कर बैठ गया। और वो करते हुए वो मिस जियांग को बोला, बॉस क्या हमसे कोई गड़बड़ हुई है? तब मिस जियांग कहता है, हाँ लगता है मेरी कुत्तों को बहुत दिन से मेरी खातिरदारी नहीं मिला, इसलिए भौंकना शुरू कर दिया है। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर और एक कुत्ते को ऐड कर दिया जाए तो कैसा होगा? ऐसा बोल के मिस जियांग इतना डेंजरसली स्माइल करता है, मतलब इतना डेंजरसली वो हंसता है कि उसकी हंसी पूरे महल में गूंज रहा था, जिसकी हंसी से हर कोई डर रहा था। यहाँ पर हर इंसान को पता है यहाँ पर जो औरत खड़ा है ये इंसान कम डेविल ज़्यादा लगता है। तब मिस जियांग थोड़ा सा हंसते हुए और सामने खड़ा हुआ जितने भी सारे गार्ड था उनमें से एक के हाथ से एक ब्लेड लेता है और वो सामने बंधा हुआ जो इंसान है उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, लगता है मेरे कुत्ते को मेरी खातिरदारी अच्छे से नहीं मिला है, इसने मेरी खातिरदारी को काफ़ी मिस की है। ऐसा बोल के मिसेस जियांग बहुत डेंजर इसलिए स्माइल करता है और जिसकी हंसी की गूंज पूरे महल में गूंज रहा था, और उसकी हंसी से वहाँ पर उस महल में जितने भी सारे लोग थे वो सब सुन पा रहा था और उनकी हंसी से डर के सब कांप रहा था। तब मिसेस जियांग वो अपनी हंसी को एकदम के लिए बंद कर देता है और सामने बंद हुआ जो इंसान था वो जंजीर से बंद हुआ उनके करीब जाते हुए बोला, मज़ा आ रहा है ना मिस्टर वी चैंग गुन? आई होप मेरे गार्ड ने खातिरदारी की कोई कमी नहीं रखा होगा। क्या बोलते हो तुम लोग? ये बोल के उन लोगों की तरफ देखने लगता है। वहाँ खड़े हुए सारे गार्ड वो सर को नीचे झुकाते हुए बोला, जी बॉस, आपने जैसे कहा है हमने वैसे किया है। तब मिस जियांग स्माइल करते हुए बोला, गुड। और तभी मिसेस जियांग वो अपने हाथ में लिए हुए जो ब्लेड था वो उस पर्सन की पेट में वो डीपली कट लगा, जिसकी वजह से वो इंसान चिल्लाने लगा। और उनके चिल्लाने से मिसेस जियांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मिसेस जियांग उस पर्सन के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ लगाता है और थप्पड़ लगाते हुए उसकी गला को दबा देता है और कहता है, मैं तुम्हें मौत दे दूँ इतनी आसानी से? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, जिसको मेरी दुश्मन मौत के नाम से जानता है। और तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुमने मेरी फैमिली के ऊपर नजर डाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी मासूम से बच्चे के ऊपर नज़र डाला। मेरी एक लौता फैमिली, मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही टॉर्चर करते हुए मार डाला। एंड तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आसानी से मौत दे दूँ? नो वे। यहाँ से हम एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं।
हम छोटे यू जीवन को दिखाते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर आया था एंड समुद्र के पास खेल रहा था। सब लोग अपने अपने मस्ती में बिजी था। वो समुद्र के किनारे में वो बहुत ज़्यादा कलरिंग की वो पत्थर उठा रहा और ऐसे ही उस पत्थर को उठाते उठाते वो समुद्र के अंदर चला गया। वो डूबने लगा था। तब कोई और एक बच्चा आया। उस बच्चे का नाम था कैंगसी सनरंग। उसने बड़ी मुश्किल से वो यू जीवन को बचाया था। गाइस, ये नाम काफ़ी बड़ा बड़ा रखा है हमारी ऑथर ने, जो मुझे बोलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो मैं इस नाम को थोड़ा छोटा कर रही हूँ, जिसका नाम यू जी वन है। मैं उसको यू बोल रही हूँ, तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। और कैंग सी सनरंग, ठीक है। आप लोग हंसे मत मेरे ऊपर, ठीक है। तो मैं इस नाम को छोटा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब से ये हुआ था तब से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जैसे जैसे वो दोनों बड़े होते गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया और इतने सालों में उन दोनों की दोस्ती बिल्कुल सिस्टर में कन्वर्ट हो गया। उन दोनों की फैमिली में भी एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। एंड जब भी वो दोनों एक साथ जाता था, कोई भी नहीं ये कह सकता था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त थे। वो दोनों सिस्टर जैसे बन गए थे, क्योंकि एक साथ रहते रहते वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कार्बन कॉपी बन गया था। ज़्यादातर लोग ट्विंस सिस्टर बोला करता था। गाइस, मैं इसका नाम चेंज कर रही हूँ, मुझसे नहीं बोला जा रहा। कैंग सी रंग, मैं इसका नाम किंग सुरंग रख रही हूँ, ठीक है। जिस दिन किंग सुरंग को वी चैंग पसंद आ गया, काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइड भी कह सकते हो। एंड ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ा। एंड एक दिन वी चैंग ने वो किंग सुरंग को प्रपोज भी कर लिया था एंड शादी भी कर लिया। जिन किंग सुरंग की शादी हुआ था और ठीक उसी दिन यूजियन ने भी शादी कर लिया था अपनी फैमिली की पसंद के लड़के से, वो है मिस्टर जियांग फ्यांगमैन। एंड उन चारों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रहा था। मिस जियांग की शादी 1 साल के बाद उनके पहला बेबी हुआ था, जियांग याली। अब तक बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे ही उन लोगों की शादी 8 साल गुजर गया था, बट मिसेस वी की कोई बेबी नहीं हुआ था, जिस वजह से अक्सर वो उदास रहता था। कभी कभी वे रोता भी था। एंड देन एक दिन पता चला गॉड ने उनको खुशियाँ दी थी, वो प्रेग्नेंट था। और जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश था वो था उसका फ्रेंड जियांग। उनकी फाइनली उनकी बेस्ट फ्रेंड की दुनिया को खुश करने के लिए कोई आ गया था। एंड वो बस अपने बेस्ट फ्रेंड को सबसे ज़्यादा खुशहाल इंसान देखना चाहता था। और 9 महीने के बाद उन सबकी ज़िंदगी सबसे बड़ा खुशी ने एंट्री ले लिया था, वो है वीइंग। जब वीइंग की बर्थ हुआ था। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।